स्वागत है आपका अपना चैनल आविद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री। और ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में आपको एक स्क्रीन कार्ड दिखेगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम जितने भी टॉपिक को पढ़ेंगे उन सभी टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला टॉपिक हमारे सामने आता है कि अशोक ने धम्म का प्रचार किया। ठीक है, कैसे किया तो जानते हैं थोड़ा सा धम्म क्या है इसके बारे में। तो देखिए, धम्म के जो सिद्धांत थे वो बिल्कुल साधारण थे और सार्वभौमिक थे, सभी के लिए थे। और धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा होगा। यानी कि धम्म का कहना था कि अगर आप धम्म को अपनाते हैं तो इस संसार में आपका जीवन अच्छा रहेगा, और इसके बाद का जो संसार आएगा यानी कि मरने के बाद जो आपको दुनिया मिलेगी, उस दुनिया में भी आपको क्या होगा, एक अच्छा जीवन मिलेगा। तो ये धम्म के अनुसार कहा गया है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे सामने कि धम्म से अभिप्राय। तो देखिए, सम्राट अशोक ने धम्म का जो प्रचार किया था वो अपने अभिलेखों से किया था। तो सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से धम्म का प्रचार किया, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद ये कह रहा है कि धम्म जो है तो उसमें कुछ नियम है, क्या क्या करने चाहिए। तो देखिए, धम्म का पहला नियम कहता है इनमें बड़ों के प्रति आदर करना चाहिए, यानी कि जो बड़े लोग हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। दूसरा कहता है कि सन्यासी और जो ब्राह्मण लोग हैं उनके प्रति हमको उदारता रखनी चाहिए। उसके बाद तीसरा कहता है सेवक और दास, नौकर, ये सब जो होते हैं इनके साथ हमें उदार व्यवहार रखना चाहिए। चौथा टॉपिक है कि दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना चाहिए, यानी कि जो दूसरों के धर्म है उनके ऊपर हमें उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, यानी कि उनके धर्म का भी हमें आदर करना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या किया। तो देखिए, अशोक ने धम्म प्रचार के लिए एक आधिकारिक वर्ग नियुक्त किए थे जिसे महामात्य कहा जाता था। तो अशोक ने धम्म प्रचार के लिए एक विशेष आधिकारिक वर्ग नियुक्त किए थे जिसको महामात्य कहा जाता है। और यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एग्जाम में कि अशोक ने जो धम्म प्रचार के लिए अधिकारी नियुक्त किए थे उसको क्या कहा जाता है, तो उसको महामात्य कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो ये धम्म है इसके बारे में हमें इस कहाँ से जानकारी मिलती है। तो 13वें शिलालेख, अशोक का जो 13वां शिलालेख मिला है उस शिलालेख में इस धम्म के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली है। और ये जो महामात्य होते थे इसको क्या करते थे, धार्मिक मतों के लिए महामात्र नियुक्त किए गए थे। ये क्या करते थे, वे सभी धर्म और धार्मिक धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करते थे। यानी कि महामात्र का काम था कि धर्म और धार्मिक संप्रदायों का देखभाल करना। और वह अधिकारी जो होता था वो अलग अलग जगहों पर जाते थे, यानी कि धम्म महामात्र क्या करते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे और धम्म का प्रचार करते थे। और उनको प्रचार कार्य के लिए वेतन दिया जाता था, यानी कि उनको सैलरी दी जाती थी इस काम के लिए, इस धम्म महामात्र के लोगों को। और उनका काम था स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्धि, युवाओं, इन सब को सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ये धम्म महामात्रों का यही काम था कि इन सारे लोगों को धम्म के बारे में बताना। तो इस प्रकार से अशोक ने अपने धम्म की प्रचार की थी। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि अशोक के धम्म की विशेषताएं, यानी कि अशोक के धम्म के बारे में हमने पढ़ा। अब उनके धम्म की विशेषता आखिर क्या है जो लोग अपनाना चाहते थे, आखिर क्यों अपनाने के लिए उसे कहा जाता था, आखिर क्या इसमें विशेषता थी। तो देखिए, अशोक एक धम्म नैतिक नियम था, यानी कि अशोक का जो धम्म था वो एक नैतिक नियम के अनुसार बनाया गया था। और सामान्य विचार संहिता तथा इसकी मुख्य विशेषताएं थी। इसका जो मुख्य विशेषता थी वो क्या था, सामान्य विचार रखनी चाहिए, ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। उसमें तो पहला नैतिक नियम जो है वो है कि नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि अपना जीवन जो करना चाहिए वो साधारण तरीके से जीना चाहिए। इस धर्म के अनुसार कहा गया है कि मनुष्यों को सामान्य एवं सदाचार तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए, पहला नियम है। उसके बाद दूसरा है कि वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी कि इस धर्म के अनुसार जो कहा गया कि बाहरी अड़चने हैं, आडंबरें हैं, उन सब को अपने वश में करो और उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करो। तो ये कहा गया है कि जो अपनी वासनाएं हैं उनको आप क्या करो, अपने कंट्रोल में करो। उसके बाद अगला कह रहा है कि दूसरों के धर्म का सम्मान, जो आपको अभी बताया कि दूसरों के धर्म का आप क्या करें, सम्मान करें, दूसरों के धर्म का आप सम्मान करें। उसके बाद अगला है कि जीव जंतु जितने भी हैं इन सबको क्षति ना पहुंचाना। कि अशोक के धर्म के अनुसार कहा गया है कि पशु पक्षी जीव जंतुओं की हत्या ना करें,
उन्हें क्षति न पहुंचाएं, ये भी इसका नियम है। उसके बाद आगे है कि इसके प्रति दयालु बना, यानी जितने भी लोग हैं सबके प्रति आपको क्या बनना चाहिए, दयालु बनना चाहिए, चाहे वो नौकर हो, ठीक है, छोटे लोग हों या फिर कोई भी हो, उन सब के प्रति आपको दयालु होना चाहिए और सभी का आदर करना चाहिए। यानी कि चाहे वो गुरु हो, माता पिता हो, शिक्षक हो, समान मतलब समाज के किसी भी छोटे बड़े वर्ग हो, उन सब को क्या करना चाहिए, आपको आदर करना चाहिए उन सब का। तो यहाँ से ये था कि अशोक के धम्म जो थे उनकी क्या विशेषताएं थी। अब यहाँ से हमारा टॉपिक आता है कि क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण था। अब हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, हमने चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक के जितने भी काल थे सब कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ पे जानते हैं कि क्या ये जो मौर्य साम्राज्य थे ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो देखिए 19वीं सदी में जब इतिहासकारों को भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो उस समय मौर्य साम्राज्य के इतिहास का मुख्य काल माना गया और इस समय भारत जो था वो गुलाम था। यानी कि ये जब कब की बात हो रही है, तो 19वीं सदी की बात हो रही है, तो इस समय भारत क्या था, गुलाम थे, आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अद्भुत कला एवं साक्ष्य, यानी कि मौर्य काल में कौन कौन से चीजें ऐसी थी जो महत्वपूर्ण थी। तो देखिए यहाँ की मूर्ति कला जो थी वो बहुत अद्भुत थी, यानी कि साम्राज्य की पहचान जो बनी हुई थी वो मूर्ति कला पर ही बनी थी, यानी कि मूर्तियों पर बनी हुई थी। दूसरा अभिलेख जो कि अशोक ने बनवाए थे, ऐसे अभिलेख दूसरों के राज्य में नहीं मिले थे, दूसरों से अलग थे। उसके बाद अशोक एक महान शासक था, ये भी हमको जानने को मिला। और मौर्य साम्राज्य ने जो शासन किया था वो 150 वर्ष तक शासन किया था। तो ये मौर्य साम्राज्य की कुछ विशेषताएं थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण के राजा और सरदार, यानी कि दक्षिण में राजा और सरदार जो थे वो किस प्रकार से। तो देखिए दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल है, यहाँ पर चोल नाम के राजा का शासन हुआ करता था और यही बाद में चेर एवं पांडे जैसी सरदारियों का उदय हुआ। और ये राज्य जो थे वो बहुत ज्यादा समृद्ध थे, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा धनी थे और एक अस्थाई राज्य थे। उसके बाद ये प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ, यानी कि प्राचीन पुराने जमाने का एक तमिल में ग्रंथ है जिसका नाम है संगम ग्रंथ, इसका उल्लेख मिला, यानी कि इसी संगम ग्रंथ में इस राजा और सरदार सरदारियों का उल्लेख मिला है, चोल शासक का उल्लेख मिला है, चेर पांडे जैसी इन सभी सरदार सरदारियों का उल्लेख मिला है। तो किससे मिला है, हमें संगम ग्रंथ से मिला है। अब सरदार जो होता था वो राजा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे, यानी कि यहाँ के जो यहाँ के जो राजा होते थे ये क्या करते थे कि लंबी दूरी वाला व्यापार करते थे और वहां से जो उसे राजस्व मिलता था, यानी कि धन मिलते थे, उसी धन से ये अपने राज्य में अपने सैनिकों को, अपने नौकरों को फिर क्या करते थे, वेतन के रूप में उसे प्रदान करते थे। और इसमें जो सातवाहन राजा भी शामिल, तो सातवाहन राजा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है सरदार और सरदारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सरदार जो होता था वो एक ताकतवर व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत होता था, यानी कि वंश से वो चली आ रही थी, यानी कि पहले उसका बाप, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका पोता, तो ये वंशानुगत होती थी या फिर नहीं भी हो सकती थी। ऐसा कहा नहीं जाता कि होना ही चाहिए, नहीं भी हो सकती थी। इसके समर्थक इसके खानदान के लोग होते थे, यानी कि जो सरदार या सरदारी होते थे इसका जो समर्थन करने वाले लोग होते थे इसी के खानदान के लोग होते थे। और सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन किया जाता था, कुछ नए नए तरीकों का संचालन किया जाता था, जैसे कि युद्ध के समय नेतृत्व करना, यानी कि जब युद्ध होता था तो ये सरदार सरदारी खुद नेतृत्व करते थे। जैसे कि राजा लोग क्या होते थे वो नेतृत्व नहीं करते थे, लेकिन ये सरदार खुद नेतृत्व करते थे सैनिकों के सामने। उसके बाद विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, यानी कि अगर कोई विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए वो पूरा कोशिश करते थे, पूरा जोर लगाते थे। और वह अपने अधीन लोगों में भेंट लेते थे, यानी कि भेंट जैसे कह सकते हैं गिफ्ट लेते थे, वो कर नहीं लेते थे। जो अपने लोग होते थे वो उनसे क्या करते थे, भेंट लेते थे। और जबकि राजा जो होता था वो लगान वसूलता था, लेकिन ये सरदार सरदारी जो होते थे वो गिफ्ट लेते थे और ये गिफ्ट बाद में क्या करते थे, फिर अपने ही लोगों में इसे बांट देते, अपने करीबी लोगों में बांट देते एवं अपने समर्थकों में उस भेंट का विवरण कर देते थे, यानी कि बांट देते। जो गिफ्ट इन्हें मिला था उन्हीं गिफ्ट को फिर वापस ये बांट देते थे अपने लोगों में। और फिर सरदारियों में प्राय कोई अस्थाई सेना अथवा अधिकारी नहीं होता था, यानी कि जो सरदार सरदारियां होती थी इसमें कोई अस्थाई सैनिक नहीं होते थे, अस्थाई सेना नहीं होते थे और कोई अस्थाई अधिकारी नहीं होता था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप याद रखिएगा। एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं।